Hello friends, welcome to our channel Haman की पाठशाला. So today we are going to start a chapter of footprints without feet. Okay students, सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, कि हमारी ये बुक है 10th क्लास में NCERT बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और उसी का ये चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सबसे मेन मोटिव इस चैप्टर को स्टार्ट कराने का ये है जिससे कि आप बुक से इंटरप्शन बना पाए, अपने बुक से अपने चैप्टर को इंटर रिलेट कर पाएँ, जिससे कि आपको आगे चैप्टर्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो. हाँ जी स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा बेटा, सबसे पहली चीज़ क्या है? द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन. जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन. जो ये स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड है, एक साइंटिस्ट पर बेस्ड है, जिस साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन. और आगे समरी में ये चीज़ नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दैट ही कॉल्ड अ मैड साइंटिस्ट. उसको इस स्टोरी के अंदर एक मैड साइंटिस्ट भी कहा गया है. क्या कहा गया है? मैड साइंटिस्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. जैसे हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. इसका मतलब क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया that he called a mad scientist. तो एक मैड साइंटिस्ट होता है और he had been discovering ways, ठीक है, वो एक चीज़ की डिस्कवरी करता है जिससे वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता था. and finally swallowed certain rare drugs that made him invisible. एंड फाइनली उसने एक ऐसे ड्रग का इन्वेंशन कर दिया जिसने उसको एट द मोमेंट ऑफ सिचुएशन पर इनविजिबल कर दिया. अच्छा स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन ज़रूर ये होगा कि सर क्या डायरेक्ट उसने इस चीज़ का इन्वेंशन किया? क्या डायरेक्ट वो एक इनविजिबल करने वाले ड्रग का इन्वेंशन करता है? तो स्टूडेंट होता है उसका मोटिव एक ऐसे ड्रग बनाने का नहीं होता है जिससे कि कोई भी इंसान इनविजिबल हो जाए. वो एक ड्रग की डिस्कवरी करता है जिस ड्रग से वो अपने नेबर को हार्म कर सके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट ही कॉल्ड अ मैड साइंटिस्ट. वो मैड साइंटिस्ट होता है जिसकी वजह से उसकी नेबर के साथ कोई इशू हो जाते हैं और उस इशू के चलते वो सिर्फ एक छोटे से इशू के पीछे एक ऐसे केमिकल को बनाने की कोशिश करता है जिससे उसके नेबर को ज़्यादा से ज़्यादा हार्म पहुंच सके. अब आप कहेंगे सर ये तो समरी में है ही नहीं, ये हमें कहाँ मिलेगा? बेटा एज यू नो दैट इट इज़ अ बेस्ड ऑन इनविजिबल मैन नोवेल. जो एक पूरी कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हमारी जो कहानी है वो पूरी हमारी कहानी एक नोवेल पे बेस्ड है जिस नोवेल का नाम है द इनविजिबल मैन. यू कैन रीड ऑल्सो दिस, बट उस नोवेल में और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, जितना आपको नीडेबल है, जितना आपको चाहिए उतना ही मैं समरी में आपके लिए लाया हूँ. तो यू डोंट नीड टू नीड एक्स्ट्रा कंटेंट. ओके, तो अभी हम कहाँ पर थे? अभी हम अपने सेकेंड लाइन पर थे. ही हैड बीन डिस्कवरिंग वेज विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल एंड फाइनली swallowed certain rare drugs that made him invisible. उसने किसी चीज़ की डिस्कवरी करना चाहिए, उसने किसी ड्रग्स की डिस्कवरी करना चाहिए जिससे वो अपने नेबर को हार्म कर सके, बट फाइनली उसने एक ऐसे ड्रग का इन्वेंशन कर दिया जिस ड्रग से क्या हुआ? वो इनविजिबल हो गया. एंड मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे की समरी स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टूडेंट्स, जब उसने ऐसे ड्रग के इन्वेंशन कर लिया तो उसको इस बात का पता नहीं लगा था कि उसने एक ऐसे ड्रग का इन्वेंशन कर लिया जिससे वो इनविजिबल हो गया है. बट आफ्टर सम टाइम जब वो उस ड्रग को अपने ऊपर अप्लाई करता है, देखिए भाई सर वो अपने ऊपर क्यों अप्लाई करता है? स्टूडेंट्स देखिए बेटा, हम किसी भी चीज़ का जब इन्वेंशन करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का आविष्कार करते हैं, तो एज यू नो कि सबसे पहले हम अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करेंगे. और जब हम किसी नेगेटिव इंटेंशन से कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि हम उसको कहीं ना कहीं पहले टेस्ट करेंगे, तब जाके हम किसी और पर जाकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. इसीलिए वो अपने ऊपर टेस्ट करता है कि भाई जो उसने केमिकल बनाया है वो एक्चुअल में किसी को हार्म करने लायक है या नहीं है. बट जैसे ही वो उस केमिकल को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है तब वो ये देखता है कि भाई उस केमिकल ने उसकी बॉडी के कुछ हिस्से को इनविजिबल कर दिया जितने हिस्से पर वो उसको अप्लाई करता है. एंड इसी तरीके से वो पूरी बॉडी पर अपनी उस केमिकल को घेर लेता है, उस केमिकल को अपनी पूरी बॉडी पर अप्लाई कर लेता है, जिसके रिजल्ट से उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हो जाती है एंड वो पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है. और फिर वो ये सोचता है कि चलिए
करने तो वो कुछ और डिस्कवर वाला था, बट हो कुछ और डिस्कवर गया, बट ये उसके बहुत काम आ सकता है। एंड स्टूडेंट्स, ये सब कुछ इस समरी में नहीं है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट बता रहा हूँ कि उसके बाद उसके दिमाग में आया, उसके मन में आया कि अब वो किसी के भी घर में आराम से जाके चोरी कर सकता है, किसी से भी कोई सामान ले सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ही वॉज मैड साइंटिस्ट, तो उसके दिमाग में ये सब बातें आने लगी कि अब वो अपनी इस पावर का या अपने इस केमिकल का नेगेटिव यूज करेगा, इसको नेगेटिव वेज में लेकर जाएगा और इससे गलत गलत काम करेगा। इन सब इंटेंशंस को सोचने के बाद ही वेंट टू हिज हाउस इन अ नेक्ड पोजिशन। वो अपने घर से बाहर निकलता है पूरी नेक्ड पोजीशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिकल से बॉडी इनविजिबल हो सकती है, बट कपड़े तो नहीं होंगे, कोई भी चीज़ तो इनविजिबल नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि उसने एक ऐसे केमिकल की डिस्कवरी की थी जिससे बॉडी को इनविजिबल किया जा सके। तो किसी ऑब्जेक्टिव चीज़ को तो इनविजिबल किया ही नहीं जा सकता। तो उसने देखा कि उसके कपड़े विजिबल थे, जिससे उसने क्या किया, अपने सारे कपड़े अपने घर पर ही उतार दिए और वो नेक्ड पोजीशन में बाहर निकल गया। एंड देन ही वॉज फर्स्ट नोटिस्ड by two boys in a staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it। हाँ जी, जैसे कि ग्रीन मार्क में हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले वो दो लड़कों द्वारा नोटिस किया गया, उसको दो लड़कों द्वारा नोटिस किया गया एक हाउस के स्टेयरकेस पे। वो अपने घर से बाहर निकलने के बाद किसी के घर में घुसा चोरी करने के लिए, बट अनविलिंगली अनफॉर्चुनेटली उसके पैर किसी गंदगी में पड़ गए, जिसकी वजह से उसके पैर पर कुछ लग गया और उसी कारण की वजह से वो दो लड़कों के नोटिस में आ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फुटस्टेप। एंड जो उसके फुटस्टेप्स थे उसके प्रिंट्स वहाँ पर बनते चले गए जब वो घर के अंदर जा रहा था और जब वो घर से बाहर निकलने लगा। उसने घर के अंदर गया और उसने वहाँ से पैसे चुरा लिए। जब वो बाहर निकलने लगा तो बाहर निकलते निकलते उसके फुटस्टेप्स के प्रिंट्स बनने लगे, जिसकी वजह से उनको दो लड़कों ने उसको नोटिस कर लिया और वो दो लड़के उसका पीछा तब तक करते रहे जब तक उसके फुटस्टेप पूरे तरीके से गायब नहीं हो गए। देखिए आगे स्टूडेंट्स यही है बेटा इसमें कि दे फॉलो इट until the footsteps are faint and cannot be seen। ठीक है बेटा, वो उसको तब तक फॉलो करते रहे जब तक उसके फुटस्टेप्स फेंटर नहीं हो गए, मतलब गायब नहीं हो गए, या हम कह सकते हैं ब्लर नहीं हो गए, या तब तक जब तक उनको देखा नहीं जा सकता हो, तब तक वो उसका पीछा करते रहे। एंड आफ्टर दैट एज ही इज फीलिंग कोल्ड ही एंटर्स अ मॉल फॉर सम वार्मथ। जैसा कि हम ब्लू मार्क में देख सकते हैं कि फर्स्टली आप भी जानते हैं कि वो एक नेक्ड पोजीशन में निकला था, अभी भी मैंने बताया, जिसकी वजह से सबसे पहले वो एक मॉल में एंटर करता है बिकॉज वो कोल्ड फील कर रहा होता है, उसको ठंड फील हो रही होती है, जिसके कारण वो सबसे पहले एक मॉल में जाकर एंटर कर लेता है अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने आप को हॉट फील कराने के लिए। First, as he is feeling cold, he enters a mall for some warmth. After the store shut down, he decides to wear some warm clothes and eat something. Students, जैसा कि आप ब्लू मार्क में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कोल्ड फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक मॉल में एंटर करता है कुछ गर्माहट के लिए। एंड आफ्टर दैट वो स्टोर के बंद होने के बाद, उस स्टोर के जिस मॉल में वो एंटर करता है उसके बंद होने के बाद वो उस मॉल के कुछ बॉक्सेस को अनबॉक्स करता है और वहाँ से कुछ कपड़े पहन लेता है अपनी कोल्डनेस को कम करने के लिए, और कुछ खाने के लिए उस मॉल के रेस्टोरेंट में चला जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे बेटा। जैसा कि आप रेड मार्क में देख सकते हैं, he first unboxes a few clothes and wears them. Then from the kitchen of a restaurant he eats meat and some coffee। सबसे पहले वो कुछ बॉक्स को अनबॉक्सेस करता है, जो कि मैंने पहले बताया आपको, एंड कुछ कपड़े पहन लेता है। देन वो किचन में जाता है,
मॉल के रेस्टोरेंट के किचन में जाता है और कुछ खाने के साथ, कुछ कोल्ड मीट के साथ कुछ कॉफी पी लेता है। ओके, एंड लेटर ही गोज टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन। एंड देन फिर वो उसके मॉल के ग्रोसरी स्टोर में जाता है और कुछ मीठा, कुछ स्वीट्स और ड्रिंक वाइन पी लेता है, जिससे कि उसकी भूख मिट जाए, प्यास मिट जाए, और कपड़े वो पहले ही अनबॉक्स कर लेता है जिससे कि वो अपने कोल्डनेस को कम कर पाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप येलो मार्क में देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही देन फॉल्स एज स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही फ्रेज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, एंड वो फ्रेज है, अभी मैं मार्क करने जा रहा हूं तो वो आप ध्यान से देखेंगे वो कौन सा फ्रेज है। ये दिस इज द फ्रेज एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इन दिस चैप्टर, बिकॉज एक ही फ्रेज है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अ पाइल ऑफ क्वाइल्स, ब्लू मार्क्ड है, अ पाइल ऑफ क्वाइल्स। इसका मीनिंग क्या होता है सर? कोई एक ऐसा प्लेस जहां पर रुई, कॉटन या गद्दे का एक ढेर पड़ा हो। अब क्या होता है बेटा आगे? ही देन फॉल्स इज स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्वाइल्स। अब फिर वो फटाफट एक ऐसी जगह पर जहां पर एक गद्दे का ढेर पड़ा होता है वहां पर लेट कर सो जाता है। ही देन वेक्स अप इन द मॉर्निंग व्हेन सम ऑफ द स्टोर असिस्टेंट्स हैड सीन हिम एंड स्टार्टिंग चेजिंग हिम। अब क्या होता है बेटा, जैसे कि येलो मार्क्ड है कि देन वो सुबह सुबह जब उठता है तो वो वहां के स्टोर असिस्टेंट के नोटिस में आ जाता है। स्टोर असिस्टेंट उसको देख लेता है क्योंकि भाई कपड़े तो विजिबल होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि रात में जब वो कुछ कपड़े पहन लेता है तो जिसकी वजह से वो नोटिस में आ जाता है क्योंकि बॉडी इनविजिबल होती है, पर कपड़े तो नहीं होते हैं ना, कपड़े तो दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो नोटिस में आ जाता है और जो स्टोर असिस्टेंट होता है वो उसको देखकर उसको घूरना शुरू कर देता है। ओके, एंड आफ्टर दैट 3 मार्क में है, ही क्विकली थ्रो अवे ऑल द क्लोथ्स ही वॉज वेयरिंग एंड बिकम इनविजिबल अगेन। जैसे कि वो देख लेता है कि स्टोर असिस्टेंट उसको नोटिस कर रहा है तो फिर वो फटाफट क्या करता है, वो अपने सारे क्लोथ्स निकाल देता है जो भी उसने वहां से अनबॉक्स करके पहने होते हैं और दोबारा वो इनविजिबल हो जाता है। देन ही स्टार्टेड रोमिंग अराउंड अगेन, और फिर वो दोबारा ऐसे ही नेक्ड पोजीशन में घूमना फिरना चालू कर देता है बिना किसी क्लोथ के, विदाउट एनी क्लोथ, इन द कोल्ड विंटर ऑफ लंदन, ठंड के मौसम में लंदन के। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे हम देख सकते हैं, he then decides to steal clothes from a theatre company as he knew he would get something there to cover his face as well। अब क्या होता है बेटा, जब वो मॉल से बाहर निकल जाता है और जब वो मॉल से बाहर नेक्ड पोजीशन में निकलता है तो दोबारा उसको कोल्ड फील होने लगता है, दोबारा उसको ठंड लगने लगती है, जिसकी वजह से अब वो डिसाइड करता है कि अब वो कुछ कपड़े एक थिएटर कंपनी से चुराएगा जिससे वो अपने फेस को कवर करने के लिए भी कुछ चुरा पाएगा, जिससे वो अपने फेस को कवर करने के लिए भी कुछ चुरा पाएगा। हाँ जी सर, फेस को कवर क्यों करना था उसको? एज यू नो स्टूडेंट्स कि उसकी बॉडी इनविजिबल हुई थी, बट ठंड के मौसम की वजह से वो अपनी बॉडी को नेक्ड पोजीशन में नहीं रख पा रहा था, तो उसने कुछ कपड़े पहनने का डिसीजन लिया, बट कपड़े पहनकर भी वो फंस गया। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि वो अपने फेस को कवर कर लेगा ताकि उसकी पूरी बॉडी पे कपड़े रहें और उसका फेस भी विजिबल ना हो सके, कोई भी उसकी आइडेंटिटी को पहचान ना सके, और जब वो कल को फंसे तो वो दोबारा उसी पोजीशन में आके वहां से निकल जाए सके, जिससे कि उसका फेस कवर हो जाए। हाँ जी भैया, वो सामान क्या हो सकता है? ही देन स्टील्स बैंडेजेस फॉर हिज फेस, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिज सेल्फ। हाँ जी सर, उसने ऐसा क्या चुराया वहां से जो उसका फेस क्लियर हो गया, उसका फेस कवर हो गया? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या चुराता है वो वहां से? ही देन स्टील्स बैंडेजेस फॉर हिज फेस, वो अपने फेस के लिए बैंडेजेस चुरा लेता है जिससे वो अपने पूरे फेस पे बैंडेज कवर कर ले। बैंडेज कवर करने से फेस विजिबल नहीं रहेगा, फेस पहचान में नहीं आएगा। डार्क ग्लासेस ले लेता है अपनी आंखों को छुपाने के लिए, फॉल्स नोज ले लेता है ताकि उसकी नाक को कोई पहचान ना सके, एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिज सेल्फ, और हैट ले लेता है ताकि वो अपने सर पर हैट लगा ले और उसकी आइडेंटिटी को कोई भी पहचान ना सके। और ये सब कुछ वो अप्लाई कर विजिबल एज अ इनविजिबल मैन बन जाता है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को इनविजिबल कर लेता है, अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेता है। हाँ जी भाई, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ग्रीन मार्क्ड है
ही देन हिट्स द शॉपकीपर एंड स्टील्स ऑल हिज मनी। अब वो क्या करता है, जिस थिएटर कंपनी से वो ये सब सामान चुराता है, वो फिर बाद में क्या करता है, उस शॉपकीपर की सारे पैसे को चुरा लेता है उसको मारकर। एंड सून ही रियलाइज दैट लंडन इज टू क्राउडेड टू लिव लाइक दिस एंड डिसाइड्स दैट ही वुड गो टू रिमोट विलेज। अच्छा बेटा, उसके बाद क्या होता है, जब वो वहां से पैसे चुराकर भाग जाता है तो फाइनली उसको रियलाइज होता है कि भाई जो लंदन है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है और उसको वहां से निकल जाना चाहिए, बिकॉज अगर दोबारा वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में पड़ा तो वो डेफिनेटली फंस जाएगा, जिसके कारण उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी या वो पकड़ा जा सकता है। तो वो डिसाइड करता है फाइनली कि अब उसको अपने रिमोट विलेज चले जाना चाहिए एंड ही बुक्स 2 रूम्स एट एन इन एट द इपिंग विलेज। अच्छा भाई सर, अभी तभी तो आपने रिमोट विलेज की बात करी, तो यहाँ पर ये इपिंग विलेज का रोल कहाँ से आया, दो विलेज कहाँ से आ गए? चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कि यहाँ पर रिमोट विलेज का मीनिंग किसी एक विलेज का नाम नहीं है। रिमोट विलेज का रियल मीनिंग होता है कोई ऐसा विलेज जो हमारी सिटी से दूर हो या कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पर ना हो, कुछ डिस्टेंस पर या कुछ दूरी पर हो। अब वो एकदम से तो कहीं नहीं जा सकता था कि वो कहीं भी चला जाए, तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि फ़िलहाल के लिए वो कुछ टाइम से लंदन से बाहर चला जाएगा एक विलेज में दूर, जो कि विलेज कहाँ पर था, इन सिटी में था, इन INN इन सिटी में था। कहाँ पर? इपिंग विलेज सिटी पे, इन सिटी थी जो कि इपिंग विलेज के अंदर थी, तो इपिंग विलेज वो अपने चला जाता है ताकि वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए लोगों से अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके। और इपिंग विलेज में उसका कोई जानने वाला नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसको वहीं जाना बेटर होगा ताकि उसकी कोई आइडेंटिटी को पहचान ना पाए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे जैसा कि आप देख सकते हैं, he reaches there and it is strange for the people of Epping that a stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter season। अब क्या होता है बेटा, अभी जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि वो एक विलेज में जाने का डिसाइड करता है जो कि इपिंग विलेज में चला जाता है, एंड जब वो वहां पर पहुंचता है he reaches there and लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है लोगों को, बिकॉज लोग ये देखते हैं कि ये बहुत ही एक वियर्ड इंसान आया है जो कि एक स्ट्रेंजर है, जो कि एक सच वियर्ड पर्सनालिटी के साथ उनके विलेज में आया है। अब सर उनको वियर्ड पर्सनालिटी क्यों लग रही थी? एज वी नो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स। लाइक अगर हम दिल्ली में रहते हैं और मेरा पहनावा जो है दिल्ली का वो पैंट शर्ट है, जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर हमारा दिल्ली का पहनावा, हमारे दिल्ली का ड्रेसिंग सेंस शर्ट और पैंट है और मैं अचानक वहाँ पर किसी भी एक ऐसे ट्रेंड में, एक ऐसे लुक में पहुँच जाऊँ, दिल्ली एक ऐसे लुक में आ जाऊँ जैसे कि धोती कुर्ता में आ जाऊँ, तो सडनली सब मुझे देखने लगेंगे, बिकॉज दिल्ली का ट्रेंड धोती कुर्ता पहनना तो है नहीं। इससे हमको साफ ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये इंसान दिल्ली का नहीं है, कहीं और का हो तो वो एक पॉइंट अलग है। ऐसे ही वहाँ के लोग उसको देखते हैं और उसकी बहुत ही वियर्ड पर्सनालिटी होती है, बिकॉज मुंह पे बैंडेजेस, ग्लासेस, हैट, ये सब उसकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा वियर्ड बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसको बहुत ही वियर्डनेस से देखते हैं कि विंटर सीजन में कोई ऐसी वियर्ड पर्सनालिटी के साथ आया है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वंस हिज मनी इज ओवर ही स्टील्स फ्रॉम पीपल एंड ऑल्सो हिट्स द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ व्हेन दे ट्राई टू चेक हिज रूम इन हिज एब्सेंस। अब क्या होता है बेटा, जब वो वहाँ पर पहुँच जाता है, अपने रूम के अंदर पहुँच जाता है, तब वो डिसाइड करता है कि भाई सबसे पहले जैसे ही उसकी पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उसकी मनी ओवर हो जाएगी, तो फिर वो वहाँ के लोगों से पैसे चुरा लेगा और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड को भी मार देगा और उसकी वाइफ को भी मार देगा, ये चेक करके कि जब वो अपने रूम में नहीं होंगे उनकी एब्सेंस में वहाँ से भाग जाएगा। सर उसने 2 रूम्स क्यों बुक किए, उसने 1 रूम क्यों नहीं बुक किया? भाई इंसान तो एक ही था ना, तो 2 रूम्स क्यों बुक किए? अच्छा मैं आपको पहले बताता हूँ, पहले पॉइंट में था कि उसने 2 रूम्स बुक किए। उसका 2 रूम्स बुक करने का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि वो 1 रूम में अपनी रियल आइडेंटिटी में रहना चाहता था और 1 रूम में उस आइडेंटिटी में जो उसने लोगों को वहाँ पर दिखाई हुई थी। ये सबसे मेजर रीज़न था उसका 2 रूम को बुक करने का। ठीक है भाई, अगर आपको आगे डाउट आता है, एंड स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको कोई भी दिक्कत लगती है या आपको ऐसा लगता है कि सर कि मुझे किसी अलग पैटर्न से पढ़ाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर कोई भी पॉइंट मिस होता है या कोई भी आपको ऐसा पॉइंट लगता है जो उसमें ऐड होना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली ऐड ऑन माई नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये समरी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आपको यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग लाइक एनसीईआरटी बुक या किसी भी बुक में से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द विलेज कांस्टेबल इज आस्क्ड फॉर हेल्प, बट बिफोर दैट मिसेज हॉल द वाइफ ऑफ द लैंडलॉर्ड आस्क हिम क्वेश्चंस रिगार्डिंग हु इज ही एंड व्हाट ही डिड टू हर फर्नीचर। अब क्या होता है, सबसे पहले जब ये सब कुछ हो जाता है और जब वो ये सब कुछ प्लानिंग कर लेता है, बट जो मिसेस हॉल होती है, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ होती है, उसको ग्रिफिन पर पहले ही शक हो जाता है। अब शक क्यों होता है सर? एकदम शक बेटा एकदम नहीं होता है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है वैसे ही वहाँ के लोग उसको देखने लगते हैं। लोगों को पहले से उस पर शक हो जाता है कि एक स्ट्रेंजर इंसान है जो कि बहुत ही वियर्ड पर्सनैलिटी लेकर आया है, तो क्या ये गलत इंटेंशन से तो नहीं आया है। इसी वजह से जो वहाँ के लैंडलॉर्ड की वाइफ होती है वो उसको फ्रॉम द फर्स्ट डे उसको नोटिस करना शुरू कर देती है, और उसकी वाइफ को ये भी नोटिस में आ जाता है कि अगर एक इंसान है तो उसने 2 रूम क्यों बुक करे हुए हैं, जिसकी वजह से वो पहले ही उन सबके नोटिस में आ जाता है, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड की वाइफ पहले ही वहाँ के कांस्टेबल से डिस्कस कर लेती है। कांस्टेबल का जिनका नाम होता है मिस्टर जेफर्स, जो कि आगे नाम आएगा, डोंट वरी, बट मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ उस कांस्टेबल का नाम मिस्टर जेफर्स होता है। तो लैंडलॉर्ड की वाइफ पहले ही मिस्टर जेफर्स से डिस्कस कर लेती है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे इंसान आया है, वो हमको नुकसान ना पहुँचा दे। तो मिस्टर जेफर्स जो होते हैं, वहाँ के कांस्टेबल होते हैं, वो मिसेज हॉल से लैंडलॉर्ड की वाइफ से पूछते हैं कि क्या वो उनकी हेल्प करे, क्या वो अभी उसको जाके अरेस्ट कर ले। बट मिसेज हॉल उनको रोक लेती है और वो अपने हस्बैंड से, आई मीन लैंडलॉर्ड से जाकर पूछती है कि सबसे पहले हमको ये पता लगाना चाहिए कि ये है कौन और ये हमारे फर्नीचर के साथ करना क्या चाहता है, ये हमारी चीज़ों के साथ क्या करना चाहता है। इसीलिए वो उस वक्त कांस्टेबल को रोक देती है कि भाई अभी रुक जाइए आप, थोड़ा पहले हमको भी इन्वेस्टिगेट करने दीजिए कि करना क्या चाहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे है, दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस एंड ही डिसाइड्स टू शो हर हु रियली इज। द पीपल देन सी अ हेडलेस मैन एंड मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल ऑल्सो फाइंड्स आउट that he would have to arrest a man who does not have a head। चलिए बेटा, इसमें आ गया एक्चुअली सर, ये तो डायरेक्ट इसमें पॉइंट आ गया कि उसको कैसे पकड़ा गया, कैसे नहीं पकड़ा गया। ये डिसीजन लेने के बाद कि जब वो मिसेज हॉल ये डिसीजन लेते हैं कि पहले हमको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उसके आगे क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा समरी में नहीं है, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ आपको कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद वो एक दिन उनकी एब्सेंस में, मतलब लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ की एब्सेंस में, वो पीछे से उनके कॉटेज में से पैसे चुराने की कोशिश करता है। कौन? ग्रिफिन द इनविजिबल मैन। वो वहाँ पर उस मौके को देखकर वो ये सोचता है कि भाई अब तो मौका मिल गया है, मैं आराम से पैसे चुरा सकता हूँ। तो वो उनकी एब्सेंस में पैसे चुराने के लिए जाता है और वो उनके रूम में से सारे पैसे चुरा कर भाग रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली भागते समय उसको मिसेज हॉल देख लेती है और उसको एकदम से पकड़ लेती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस होकर दोबारा अपने रूम में वापस भाग जाता है। और दोबारा अपने रूम में वापस भागकर वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, दोबारा नेक्ड पोजीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि भैया अभी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे और मैं आराम से इनसे दूर जा सकता हूँ, आराम से इनसे दूर निकल सकता हूँ। बट क्या होता है वहाँ पर, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो मिसेज हॉल होती है वो पूरे विलेज के लोगों को इकट्ठा कर लेती है और ग्रिफिन के रूम में सारे पहुंच जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और वो ये कहती है फटाफट आओ, हमारे यहाँ पे चोर आ गया है, तो अब उनसे पकड़ना पड़ेगा। तो सारे लोग विलेज के इकट्ठे हो जाते हैं और उसके रूम में चले जाते हैं। बट जब वो रूम में जाते हैं तो उनको ये दिखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। बट मिसेज हॉल को पहले ही शक हो जाता है उस पर, क्योंकि मिसेज हॉल को उसके उतरे हुए सारे कपड़े दिखाई देते हैं, बैंडेजेस, नोज वोज, उनको सब दिखाई देती है, जिनसे वो ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और ये कहीं ना कहीं आसपास है। जिसके चलते मिसेज हॉल पूरा एक पेंट का बॉक्स उस पर फेंक देती हैं। किस पर? ग्रिफिन पर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी विजिबल होने लगती है पेंट के कलर की वजह से। बट फेस पर पेंट का छींटे ना गिरने की वजह से उसका जो सर है, जो उसका हेड है, विजिबल ही रहता है। और दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस, और ये चीज़ उसको बहुत ही फ्यूरियस बना देती है और वो डिसाइड करता है कि अब वो शो कर देगा सबको कि वो एक्चुअल में है कौन। बट जो लोग उसको देखते हैं तो लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बिना सर का इंसान है, क्योंकि पेंट की वजह से
उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है, बट उसका सर रह जाता है। और सर के ना विजिबल होने के कारण लोगों को ये लगता है कि भैया बिना सर का इंसान है, अब इसको कैसे पकड़ेंगे। जिसी वजह से जो मिस्टर जेफर्स होते हैं, जो कि मैं पहले ही आपको मेंशन कर चुका हूँ, कांस्टेबल होते हैं, वो एट द एंड ये डिसाइड करते हैं कि उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका तो सर ही नहीं है। आप सोचिए ना, जिसका सर ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है कि हमको थोड़ा सा उसको लेकर शॉक्ड में आएंगे। तो मिस्टर जेफर भी अनकॉन्शियस होने लगते हैं, उनको भी थोड़ी सी हैरानी होने लगती है, परेशान होने लगते हैं, थोड़ा सा वो वरीड हो जाते हैं कि अब उनको एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है। एंड जिसकी वजह से दे आर अनेबल, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन एज ही removes his all clothes and becomes invisible. Okay, then आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। They are unable to catch Griffin as he moves all his clothes and becomes invisible. He even knocks out Zephyrus as he tries to catch him. अब क्या होता है, उसके सारे कपड़े उतारने की वजह से, पेंट की वजह से वो विजिबल तो हो जाता है, बट हेडलेस मैन होने की वजह से कोई भी उसको पकड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रिफिन को कैच नहीं कर पाते हैं और वो दोबारा से अपने सारे कपड़े उतार कर, मैंने बताया कि इनविजिबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि दे आर अनेबल टू कैच ग्रिफिन एज ही रिमूव्स ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकम्स इनविजिबल। ही इवन नॉक्स आउट जेफर्स एज ही ट्राइज टू कैच हिम। अब क्या होता है, सारे कपड़े उतारने की वजह से लोगों को वैसे ही, जो वहाँ के लोग होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, बट पेंट का डब्बा गिरने की वजह से मिसेस हॉल को ये लगता है कि शायद हम उसको पकड़ लें, बट उसके सर पर वो पेंट ना गिरने की वजह से कोई भी उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ता। और मिसेस जेफर भी जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो मिसेस जेफर को नॉकआउट कर वहाँ से भाग जाता है। एंड सर क्या वो एंड में पकड़ा जाता है? तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो नहीं पकड़ा जाता और वो मिस्टर जेफर्स को नॉकआउट कर वहाँ से भाग जाता है जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई पॉइंट मिस हुआ है या कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड जो समरी मैंने आज पढ़ाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको ये समरी मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।